ऐसे पैंट से नीचे गिरता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा उनके टायर्स बने हुए होते हैं, तो वो ऐसे पैंट से भी ऊपर ऐसे दिखते हैं अगर वो बहुत ज्यादा। अभी हमने कुछ दिन पहले टमी फैट, मतलब जो एब्डोमेन पे ऐसा बड़ा वाला फैट आता है, उसके बारे में बात किया था। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे लव हैंडल्स रहते हैं या फिर साइड में जो चर्बी होता है हमारा, उसके लिए हम एक्सरसाइज भी करते हैं। पर अगेन जैसे मैंने कहा था कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो इसके बारे में जानेंगे कि मफिन टॉप है क्या, वो कैसे बनता है, और मतलब क्या कारण रहा होगा कि ये मफिन टॉप हमारा धीरे धीरे डेवलप होता है। और मतलब अपियरेंस के लिए तो है ही, वो अच्छा नहीं दिखता है। देन अगेन लोग बहुत, जैसे मैंने पहले भी हेल्थ टॉक में कहा था कि लोगों का कहना होता है कि मुझे बस पेट कम करना है, तो वो दिखाते भी है, देखो मेरे 2-3 टायर भी निकले हुए हैं, उसको रिड्यूस करना है। तो ये जो मफिन टॉप को रिड्यूस कैसे करना है उसके बारे में भी जानेंगे। तो पहले तो ये है कि हमारी मतलब ह्यूमन बॉडी का अगर कोई भी वो कुछ भी बीमारी होती है ना, तो उसका जड़ हमारा पेट ही होता है। अब देखो, आप एंशियंट टाइम से या फिर आपके मम्मी पापा या फिर दादा दादी कभी ना कभी तो बोले होंगे कि पेट सही होगा तो बीमारियां नहीं आती है। तो किसी भी बीमारी की जड़ ना हमारे पेट से शुरू होती है। तो हमारा पेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वहां पे ही हमारे हेल्थ का मतलब रहस्य वहां पे छुपा हुआ है। तो हमें पहले तो हमारे पेट का सारा जो जो भी फंक्शंस है उसको प्रॉपर होना चाहिए, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, आपका डाइजेशन सही होना चाहिए, या फिर आपका लाइफस्टाइल, अगर पेट बढ़ा हुआ भी है तो उसके लिए कुछ एफर्ट्स आपने ज़रूर लेने चाहिए उसको रिड्यूस करने के लिए। तो पहले तो जानेंगे कि कॉमन रीज़न क्या है कि मफिन टॉप ह्यूमंस में क्यों डेवलप होता है। पहला तो फैक्टर है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वही सही नहीं है आजकल का। और ये कॉम्बिनेशन में होता है, मतलब जो हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स है या फिर जेनेटिक्स जो हमारे पेरेंट्स ने हमको दिए हैं, वो उस पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो अगर जेनेटिक्स के थ्रू भी वो अगर बॉडी ऐसी बनी हुई है कि जहाँ पे फैट एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है नेचुरली, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे लाइफस्टाइल भी मैटर करता है, अगेन आपका जेनेटिक्स भी मैटर करता है, जहाँ से आपको जो जीन्स मिले हैं, जो बॉडी बनी है फैट एक्यूमुलेशन के लिए। लेकिन उसको हम रिवर्स कर सकते हैं अपना लाइफस्टाइल सुधार के। तो अगर जेनेटिक्स के थ्रू आया है, या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज है, हम बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या फिर हार्मोनल शिफ्ट्स, मतलब अभी देखिए जब हम छोटे होते हैं तो अच्छे मतलब रहते हैं, बच्चा पैदा होके तो मोटा मोटा हुआ बच्चा पैदा नहीं होता है। वो छोटा बेबी रहता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर उसका जो खान पान है या उसकी जो लाइफस्टाइल है, जो मम्मी उसको खिला रही है, या फिर हम जब बड़े होते हैं, आपने देखा होगा लेडीज को स्पेशली, वो शादी के पहले एकदम स्लिम ट्रिम रहते हैं, बहुत सी लड़कियां, मैक्सिमम लड़कियां। बट शादी के बाद उनके बॉडी में इतने सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, डिलीवरी होता है, बेबी के बर्थ के बाद उनका वेट पुट ऑन होता है। तो ऐसे केस में एक लेडी बहुत सारे हार्मोनल शिफ्ट से जाती है। इवन मैन, नॉट ओनली फीमेल, जेंट्स का भी वही हाल होता है, वो भी बहुत सारे चेंजेस में, वो भी बिफोर मैरिज कैसे रहते हैं, वो भी पतले ही रहते हैं, बट धीरे धीरे उनका लाइफस्टाइल भी अगर खराब हो गया है, या वो प्रॉपरली अपना आपका टेक केयर नहीं कर रहे, तो उनका भी पेट निकल के आता है, उनके भी टायर्स निकलते हैं। तो ये है मफिन टॉप। इसके कॉमन रीजन यही है कि अगर हमारा लाइफस्टाइल, हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर, हमारे जीन्स या फिर हमारा हार्मोनल बैलेंस अगर ये सही नहीं है तो मफिन टॉप निकलने ही वाला है, ठीक है। तो इसके बारे में हमको पता कैसे चलेगा कि हमारा जो फैट इतना एक्यूमुलेट हुआ है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें। एक तो वो फिजिकली दिख ही रहा है आपको कि कितना हमारा फैट लटक रहा है दोनों साइड में या आगे लटक रहा है। तो इस ये कैसे आइडेंटिफाई करें। तो आपने देखा होगा कि हम लोग बॉडी एनालिसिस करते हैं जिसमें हम पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं कि सबक्यूटेनियस फैट क्या होता है, विजरल फैट क्या होता है, कौन से ऑर्गन के बाजू में ये फैट्स जमा होते हैं, और वो क्या इंडिकेट कर रहा है, उसका परसेंटेज, आइडियल रेंज हमेशा दिखाया जाता है। कि जैसे मैंने लास्ट के प्रेजेंटेशन में भी कहा था कि अगर कोई फीमेल है तो उसका जो नाभि, मतलब यहाँ से अगर वो मेजरमेंट लेते हैं तो 80 सेंटीमीटर से अबव नहीं जाना चाहिए, एंड मेल्स का 94 सेंटीमीटर से आगे नहीं जाना चाहिए। तो अगर ऐसे केस रहा तो उनको वो आइडेंटिफाई करना है। बट इसमें अगर हम बताते हैं कि सबक्यूटेनियस फैट कहाँ होता है, जो हमारे पूरे बॉडी पार्ट में वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, और विजरल फैट जो सबसे डेंजर होता है, जो हमारे पेट के जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे स्टमक, किडनी या फिर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसके आजू बाजू जो फैट जमा हो रहा है ना, वही आपको ये मफिन टॉप
क्रिएट करने में ज़्यादा हेल्प करता है और वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता है फैट और वो बढ़ने लगता है। फिर वो बॉडी में जगह नहीं बची है तो फिर वो टायर के फॉर्म में आ जाता है और वो अपने कपड़े से भी नीचे से लटकने लगता है। वो इजीली विजिबल है, लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन ओबेसिटी जो है उसके 3 कॉमन रीजन है। एक है एक्सेस वेट, ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है एंड नो एक्सरसाइज। सो सबसे ज़्यादा जो फैट हमारा एक्यूमुलेट होता है वो पेट पे ही होता है, तो हमें उस पर काम करना है। अभी हम जानेंगे कि हमारा जो खान पान है ना वो कैसे है आज के ज़माने में और पहले के ज़माने में कैसे था, हमारी बॉडी किस चीज़ के लिए बनी थी। आपने सुना होगा या फिर हिस्ट्री में पढ़ा होगा या अब हम पढ़े लिखे हैं तो उतना तो जानते ही है कि हम मतलब जब ह्यूमंस धरती पे आए तो उनको फूड कहाँ से मिलता है, ये सब चीज़ें, इतनी फूड की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो वो क्या थे, वो हंटर गैदरर थे, वो भागते रहते थे या फिर शिकार कभी मिलता था तभी खाना खाते थे। तो ऐसे भी होता था कि 2-2 3-3 दिन उनको खाना मिलता भी नहीं था। जब शिकार मतलब शिकार करते थे, जो भी प्राणी उसने मारा है उसको वो खा के उनको पता नहीं रहता था कि नेक्स्ट भोजन उनको कब मिलेगा। ठीक है, तो हमारा बॉडी मतलब जो डीएनए है वो पर्टिकुलरली वैसे ही इवॉल्व हुआ है कि मतलब कम खाना है, उनको ज़्यादा भागना है। उनको क्या स्ट्रेस रहा होगा, देखिए पहले तो वो हंटर गैदरर है तो उनको स्ट्रेस यही रहा होगा कि मतलब खाना, पहले के ज़माने में इतनी मतलब लोग क्या बोलते हैं, इतना ज़्यादा काम का प्रेशर वगैरह नहीं रहता होगा ना उनको सिर्फ खाना ही ढूंढना है, खाना खाना है, सोना है और पूरा दिन उनका वैसे ही जाता रहेगा। और वो उनको स्ट्रेस क्या रहेगा, एक तो अगर कोई छोटा जानवर आया तो उसको मारना है और कोई बड़ा जानवर आया तो भागना है। तो मतलब या तो फाइट करना है या तो फ्लाइट करना है, मतलब ये 2 ऑप्शन उनके पास थे और यही स्ट्रेस था। तो अभी उसके बाद जो मतलब धीरे धीरे इंसान का जो जनरेशन आगे बढ़ा उसमें लोगों ने फार्मिंग सीखा। अब फार्मिंग के टाइम पे भी लोग क्या करते थे, मतलब वो जब बहुत पहले के ज़माने में तो फार्मिंग ही उनका ऑप्शन था। फार्मिंग में मेहनत कर करके वो मतलब फूड जनरेट करते थे और फिर उनको भी पता था कि ये मेहनत वहाँ पे होती थी उनकी और वो उस तरह से उसका खाना होता था। अभी जो हमारी जनरेशन है वो हम लोग जो है वो कंज्यूमर है, मतलब हमें फूड की अवेलेबिलिटी बहुत इजीली है। आप आपके एक मोबाइल के क्लिक पे आपके घर पे खाना आ जाता है। तो इतना फूड अवेलेबल है। अगर हम सोचेंगे कि हमारे जो क्या बोलते हैं पुराने ज़माने के जो लोग हैं या फिर हमारे जो दादा परदादा थे वो लोग जिस तरह का खाना खाते थे, अगर हम भी वही खाना आज के ज़माने में खाएंगे तो वो कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है उसको डाइजेस्ट करना, क्योंकि हमारा एक्टिविटी उनकी तरह नहीं है। हम अभी कोई जानवर आने वाला नहीं है हमें मारने के लिए या फिर हम उसका शिकार करने के लिए नहीं जाने वाले हैं। तो हमारा फिजिकल एक्टिविटी क्या है, हमारा फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं है। जो एक्सरसाइज अभी हम यहाँ पे 30 मिनट का करेंगे या 45 मिनट्स का करेंगे वही अपना एक्टिविटी है। तो इसके अलावा मतलब 24 घंटे में हमने सिर्फ 30 मिनट एक्सरसाइज किया, बाकी का दिन तो हमारा या तो घर में बैठ के जाता है या फिर घर का छोटा मोटा काम, या कोई ऑफिस जाता है तो वो पूरा दिन ऑफिस में बैठ के ही काम करता है। तो इसको हम एक्टिविटी कंसिडर ही नहीं कर सकते कि ये हमारा कुछ एक्टिविटी हुआ है। अभी रिसेंटली मैंने मेरे डॉटर की एक साइंस की बुक में पढ़ा था। साइंस के हिसाब से वर्क तभी होता है जब चीज़ें अपनी जगह से मूव करती है, मतलब अगर वो मूवमेंट हो रहा है तो ही वो वर्क गिना जाता है। अदरवाइज हम दिन भर में पढ़ाई करते हैं या फिर एक जगह पे बैठ के काम करते हैं, उसको वर्क कंसिडर ही नहीं किया जाता। तो वर्क का मतलब साइंस की लैंग्वेज में ही है मूवमेंट। तो हमारी बॉडी भी बनी है मूवमेंट के लिए, नहीं तो हम पेड़ होते ना, पेड़ कैसे एक ही जगह पे रहता है, वो वहीं पे बड़ा होता है, वहीं पे मर जाता है। लेकिन ह्यूमन बॉडी बनी ही मूवमेंट के लिए है। अगर मूवमेंट नहीं होगा तो अगेन हमारे बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स या फिर बहुत सारे डिसीजेस हमें हो सकते हैं। तो इसी के लिए हमें उस पर जो हमारा मूवमेंट है उस पर काम करना ज़रूरी है। तो पहले तो जानेंगे कि क्या रीज़न है। एक तो स्ट्रेस मैंने बता दिया कि पहले के ज़माने में क्या स्ट्रेस था, या तो उनको शिकार करना है या तो बड़ा अगर कोई जानवर आ गया तो भाग जाना है वहाँ से, नहीं तो उनकी मौत हो जाएगी उसमें। तो अभी के ज़माने में क्या स्ट्रेस है, बहुत सारा जो लाइफस्टाइल चल रहा है हमारा, या फिर कुछ ना कुछ टेंशन किसी के ना किसी के लाइफ में होता ही है। तो वो स्ट्रेस की वजह से हमारे जो बॉडी में हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, जैसे कॉर्टिजोल हार्मोन आपने सुना होगा। कॉर्टिजोल हार्मोन बढ़ता है वो स्ट्रेस अगर हमें ज़्यादा है तो कॉर्टिजोल में का काम ही यही है। अगर आपके बॉडी में कॉर्टिजोल बढ़ रहा है तो वो फैट एक्यूमुलेट करेगा, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस
होगा उससे, ताकि हमारे बॉडी में वो कॉर्टिजोल मतलब जो एक्टिविटी है फैट बर्निंग का वो करने नहीं देता है, क्योंकि कॉर्टिजोल है। देन लैक ऑफ स्लीप है, अगर डिस्टर्ब स्लीप है हमारी, या फिर हम कोई अगर इंसोम्निया का शिकार है, तो उसको डेफिनेटली फैट एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि वो प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहा है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अगर आप की नींद प्रॉपर नहीं है, तो भले ही आप दिन में कितना भी अच्छा डाइट लो, मतलब एकदम टाइम टू टाइम, टाइम पे ब्रेकफास्ट हो रहा है, टाइम पे लंच हो रहा है, टाइम पे डिनर कर रहे हैं, और एकदम पोर्शन कंट्रोल में खा रहे हैं, पर उसको अगर स्ट्रेस है, नींद नहीं हो रही है, तो बेटर से बेटर डाइट भी उसको कुछ काम का नहीं है, तभी भी उसका फैट एक्यूमुलेट होगा और वो इंसान ओबेस हो सकता है। तो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस रिलीफ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो फैक्टर पे काम करेंगे हम। देन जब हम खाना खाते हैं ना, तो इंसुलिन जनरेट होता है, ठीक है, वो डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन जनरेट होता है। बट अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, ये स्लीप डिस्टर्बेंस है, स्ट्रेस है, तो इंसुलिन नहीं अगर जनरेट होता है, या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में भी अगर जनरेट हो रहा है, वो अगर डिस्टर्ब है प्रॉपरली, तो भी हमारा डाइजेशन अगर सही नहीं होगा, तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। तो एंड सेकंड है जो हम बोलते हैं कि अर्ली डिनर करो आप। अर्ली डिनर मतलब बहुत से लोगों को ऐसा 6 to 7, जैसे पुराने ज़माने में कहते थे कि मतलब अर्ली राइज और अर्ली बेड पे जाना है। तो अर्ली बेड पे जाने के लिए हमारा खाना भी सूर्योदय और सूर्यास्त के हिसाब से होना चाहिए। आपने कभी पंछियों को या फिर प्राणी को देखा है कि रात को वो खाना ढूंढने जा रहे हैं? 6 के बाद तो दिखते भी नहीं है बहुत सारे पंछी, जो दिन भर हमें मतलब चहकते हैं, या फिर उनकी आवाज़ आती है कहीं ना कहीं हमें, चिड़िया, फिर कौवा या फिर कबूतर को दिखता है पूरा दिन। बट 6 के बाद आप ढूंढोगे तो भी वो नहीं दिखता है कहीं पे भी। कहाँ गायब हो जाते हैं ये सारे पंछी? तो वो अपने अपने जो भी उनका घोंसला रहेगा वहाँ पे वो चले जाते हैं, उसके बाद वो खाना नहीं ढूंढते हैं। इवन आपने कुछ प्लांट्स को भी नोटिस किया होगा, तो वो शाम के टाइम पे से 6 o'clock के बाद आप देखोगे तो उसके सारे जो लीव्स रहते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो अगर वो लोग नेचर को इतना फॉलो करते, बट ह्यूमन बीइंग हम लोग नहीं कर पाते हैं। मे बी हमारे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, कोई लोग जॉब में जाते हैं, या फिर कुछ काम रहता है, इसकी वजह से हम 10-11 बजे तक जगे रहते हैं, उसके बाद ही हम सोते हैं। तो लेकिन हम ये तो कर सकते हैं कि हमारा खाना हम टाइम पे करें, 6 to 7 के बीच में करें, तो वो हमें करना है। अगर आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो चुका है आपकी लाइफस्टाइल के वजह से, तो उसमें क्या होगा? इसमें जो दो हार्मोन्स है, एक है ग्रेलिन हार्मोन एंड दूसरा लेप्टिन हार्मोन। तो ग्रेलिन जो हार्मोन है वो एपेटाइट स्टिमुलेटर है, मतलब आपको भूख लगी है कि नहीं लगी है वो बताता है ग्रेलिन हार्मोन। वेरएज लेप्टिन जो है वो एपेटाइट सप्रेस करता है, मतलब भूख जो लगी है ना उसको सप्रेस कर देता है। तो अगर ये डिस्टर्ब हो गया ये दो हार्मोन, तो अगेन फैट एक्यूमुलेशन हो सकता है। तो इससे अगर आपका सही नहीं है डाइट, या फिर आपको स्ट्रेस है, या फिर स्लीप का डिस्टर्बेंस है, आपकी ओबेसिटी बढ़ी हुई है, तो ये हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हमें उस पर भी ध्यान देना है। लास्ट टाइम मैंने मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स के बारे में बात किया था, जो 5 फैक्टर बताए थे, जिसमें हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस, या फिर क्या बोलते हैं एब्डोमिनल ओबेसिटी, या फिर आपका शुगर बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, या फिर ऐसे कुछ ना कुछ सिम्टम, जैसे आपने पीसीओडी, थायराइड वगैरह, ये सब हार्मोन्स की गड़बड़ की वजह से ही ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो अभी एक है कि दो तरह का एब्डोमिनल ओबेसिटी आपने देखा होगा। एक होता है जिसमें बॉडी एप्पल शेप की दिखती है, ठीक है। दूसरा होता है पियर शेप, मतलब एप्पल शेप में आपका जो पेट का चर्बी है वो ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ होता है, एंड पियर शेप में जो लव हैंडल्स में बोल रही हूँ वो ऐसे नीचे। तो पियर पियर कैसे रहता है? ऐसे रहता है ना, तो उसमें वहां पे उसका फैट एक्यूमुलेशन लोअर बॉडी पे बहुत ज़्यादा होता है। तो ये दो तरह के बॉडी शेप, अगर आपका मफिन टॉप निकला है तो इस तरह से आपको दिखेगा। और इसमें क्या है ना, हार्मोनल जो इम्बैलेंस हो रहा है उसकी वजह से हम वेट गेन ज़्यादा करते हैं, तो इसके लिए उस पे भी काम करेंगे। एक एग्जांपल मैं शेयर करूंगी कि हमारा बॉडी में फैट कहाँ कहाँ है, तो हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, अभी इस इमेज में देखो, अगर आपका हार्मोन डिस्टर्ब होता है ना तो कैसे वो होता है। अगर आपके आर्म पे फैट है ना, तो दैट मीन्स आपका हाई इंसुलिन और लो डीएचए रहता है। इवन लोअर बेली पे अगर ज़्यादा फैट आपका एक्यूमुलेट हो रहा है, तो दैट मीन्स आपका कॉर्टिजोल बढ़ गया है। और लोअर बैक पे अगर आपका ज़्यादा फैट जमा हुआ है, तो कॉर्टिजोल और इंसुलिन दोनों भी डिस्टर्ब हो चुके हैं। हिप्स और थाइज एंड बट पे अगर आपका फैट है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन आपका गड़बड़ा हुआ है।
अगर फेस नेक यहाँ पे लोगों का रहता है ना, बहुत ज्यादा चिन एरिया एकदम नीचे आ जाता है, उनका गला ही नहीं दिखता है, मतलब ऐसे लगता ही नहीं कि उनको कोई गला है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा फैट एक्यूमुलेट होता है। तो चेस्ट और हेड के बीच में उनका समझता ही नहीं है कि कितना मतलब है कि नहीं, क्योंकि नेक तो ऐसे दिखना भी चाहिए ना, तो वो नहीं दिखता है उनका। तो उस समय उनको थायराइड का इशू हो सकता है। अगर अपर बैक मतलब ये जो हमारा बैक साइड होता है, वहां पे अगर एस्ट्रोजन और लिम्फेटिक ड्रेनेज में गड़बड़ हुआ है तो वहां पे भी फैट एक्यूमुलेट हो सकता है। तो इन दैट केस, एक मिनट। तो इस तरह से हमारा फैट एक्यूमुलेशन होता है, तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। सपोज अब कुछ लोग होते हैं ना जिनका सिर्फ आर्म पे बहुत ज़्यादा फैट होता है, कुछ लोग बोलते हैं सिर्फ मेरे पैर बड़े हैं, या फिर कुछ लोग बोलते हैं मेरा सिर्फ पेट पे फैट है, या फिर ये जो गला है यहाँ पे उनका बहुत ज़्यादा चिन एरिया अगर बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट हुआ है। तो ये जो इमेज मैंने दिखाया था उसमें बताया गया है कि अगर उस पर्टिकुलर एरिया में अगर आपका फैट ज़्यादा है तो आपका कौन सा हार्मोन डिस्टर्ब है और आपको क्या बीमारी हो सकती है। ठीक है। तो अब आते हैं बात जो एज हमारी बढ़ती जाती है, जैसे अभी 40 to 50 का जो एज है, वहाँ पे बहुत से लेडीज को मेनोपॉज हो जाता है और जेंट्स को वहाँ पे एंड्रोपॉज हो जाता है। अभी मेनोपॉज और एंड्रोपॉज ये दो अलग वर्ड है। मेनोपॉज फीमेल्स के लिए है और एंड्रोपॉज मेल के लिए है। तो उसके लिए भी एक इमेज मैंने डाउनलोड करके रखा था, आई विल जस्ट शेयर। तो देखिए मेनोपॉज और एंड्रोपॉज में क्या होता है, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। अगर लेडीज को मेनोपॉज होता है तो उसमें फॉरगेटफुलनेस आता है, वो चीजें भूलने लगती है। उसको रात में कभी भी जैसे अगर दो इंसान एक बेड पे सो रहे हैं, तो एक को गर्मी लगता है एक को ठंडी लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उसके बॉडी में जो हार्मोन्स बने हैं ना, उस वजह से उसको हॉट फ्लशेस मालूम पड़ते हैं, नॉशिएटेड फीलिंग्स आता है, या हार्ट का पाल्पिटेशन बढ़ जाता है। मतलब ऐसे ही बैठे हैं बट अचानक से दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ऐसे डर लगता है, तो वो हार्ट पाल्पिटेशन का सिंबल है। या फिर इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं आपको, टाइम पे नहीं आते हैं, या फिर बहुत लेट हो रहे हैं, या फिर वजाइनल ड्राइनेस आ जाती है, या फिर जॉइंट एक और पेन। ये सब 40 to 50 के एज में लेडीज फेस करती है। वेरएज एंड्रोपोज में मेन के केस में क्या होता है, उनका मोटिवेशन डिक्रीज हो जाता है, फिर वो अच्छे से फोकस नहीं कर पाते, उनका एनर्जी लो हो जाता है, या फिर मसल लॉस होता है अगर वो एक्टिव नहीं है तो, या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब उनके सेक्सुअल एक्टिविटी में उनको कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है, या फिर मसल लॉस होता है। और दोनों के कॉमन सिम्टम्स क्या है, दोनों को फीमेल को मूड स्विंग होता है, डिप्रेशन आ जाता है अगर स्ट्रेस और टेंशन ज़्यादा है, हेडेक होने लगता है, नाइट में स्वेटिंग होती है। इवन तो एसी भी चल रहा है ना, फिर भी बहुत सारी लेडीज को नाइट स्वेट्स हो जाता है। और वेरएज इंसोम्निया मतलब नींद की कमी, वो सो नहीं पाते हैं। आपने ऐसे नींद खुल जाती है और फिर वो जल्दी सो ही नहीं पाते क्योंकि नींद आती ही नहीं है उनको। तो ये कुछ लक्षण है। या फिर वेट गेन होना, या फिर बोन का लॉस होना, मतलब बोन की जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो इस केस में ये इसके बारे में हमने लिखा था। एक मिनट, मोबाइल से कनेक्टेड है इसके लिए वो स्टॉप शेयरिंग में थोड़ा सा दिक्कत है। तो ये था। अभी इसको सुधारेंगे कैसे? अगर मफिन टॉप है तो हमें, और हमारा जो भी हार्मोन डिस्टर्ब हुआ है, गड़बड़ा हुआ है, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है उसको अगर कम करना है तो कैसे करना है? पहला तो योगासन बताया गया है कि अगर आप योग करते हो रेगुलरली तो आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है। और 1 मिनट, ओके। तो फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी का मूवमेंट बढ़ाने के लिए आपको योगासन करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप सूर्य नमस्कार अगर करते हो तो पूरे बॉडी को एक अच्छा सा मूवमेंट मिलता है। अब देखो पूरा हेड से लेके टो तक पूरा वहाँ पे एक्सरसाइज हो रहा है। तो अगर आप अभी आपको सपोज नहीं हो रहा है ज़्यादा, तो आप 4-5 से भी शुरुआत कर सकते हो और धीरे धीरे उसका नंबर बढ़ा सकते हो। देन हमें जंक फूड को कम्प्लीटली नो बोलना है। प्रोसेस फूड जो पैकेट फूड्स आते हैं उसको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। क्योंकि आप इवन दो हम कितना भी न्यूट्रिशन उसका गाइड पढ़ के ले, बट उसमें हिडन कुछ ना कुछ तो होता है जो हमें नहीं समझता है एज ए नॉर्मल पर्सन। तो उसको अवॉइड करना है। और आपका जो फ्रिज होता है वहाँ पे हमें मैक्सिमम मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही अपने फ्रिज में होना चाहिए, ना कि कोई प्रोसेस फूड या फिर जो पैकेज फूड होते हैं, या फिर आजकल फ्रोजन फूड भी मिल जाते हैं जिसको हमें फ्रिज में रखना है और बाद में निकाल के उसको तल के वगैरह खाना है। तो ये
कंप्लीटली अवॉइड करना है, प्रोसेस फूड कंप्लीटली अवॉइड करना है, जंक कंप्लीटली अवॉइड करना है। और आपके फ्रिज में रेनबो कलर फ्रूट्स होना चाहिए, जैसे कि होता है ना कि कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी हो गए या फिर कलरफुल फ्रूट्स हो गए। और मोस्टली ना हमें जो क्या बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड मुझे नहीं आ रहा है, आई थिंक वेली जो होता है ना, मतलब वेल पे से जो सिंग क्या बोलते हैं उसको, कोई बताएगा मुझे मुझे रागिनी बताओगे क्या बोलते हैं, जो शेंगा रहते हैं ना वेल पे आते हैं, जैसे कारल्याची भाजी येते टेंड्रिल्स वेलीवरती, टेंड्रिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंड्रिल्स। नहीं समझ में आ रहा है, नो प्रॉब्लम। तो समझ गए मेरी बात कि जो उस पे जो उगता है ना, वो हमें ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, ना कि जो फ्रूट वेजिटेबल्स रहते हैं वो भी खाना चाहिए। ज़्यादा करके हमें ग्रीन वेजिटेबल पे उतना नहीं ये करना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल भी खाना है क्योंकि वहाँ से भी हमें कुछ ना कुछ मिलता है, पर मोस्ट फोकस हमारा ये वेजिटेबल्स पे ज़्यादा होना चाहिए, फ्रूट्स हमने ज़्यादा कंज्यूम करने चाहिए। तो ये है। देन आपका दिन में एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स आप चलोगे तो उतना मूवमेंट होगा। जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारा बॉडी बना ही मूवमेंट के लिए है, और मूवमेंट हम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ इशू होने वाला है हमारा हेल्थ पे, हमारा ओवरऑल अपीयरेंस पे। देन जो हम फूड खाते हैं ना, कितनी बार बताया जाता है कि ना अच्छे से चबा चबा के खाओ, बट हम घाई में रहते हैं, हमें कहीं पे पहुंचना रहता है या फिर कुछ और काम रहता है, तो हम विद इन 5 मिनट 10 मिनट फटाफट खाना खा के उसको फिनिश करते हैं। तो बॉडी को वो समझता भी नहीं है कि, क्योंकि देखो, आप जैसे जैसे धीरे धीरे खाना खाओगे तो बॉडी एक ब्रेन को सिग्नल देती है कि हाँ मेरा पेट भर गया है, अभी खाना मत दो। पर वो सिग्नल जाने के लिए भी तो टाइम लगता है। अगर हम वो सिग्नल को पहचानेंगे नहीं और पहले ही ओवर ईटिंग कर देंगे तो डेफिनेटली फिर हमें आगे जाके इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होगा। हमें बाद में पता चलेगा कि अरे ओवर ईट कर लिया, पूरा गले तक आ गया है खाना। तो ये बाद में सिम्टम्स होने से अच्छा धीरे धीरे खाएंगे तो पता चलेगा कि कितने खाने में हमारा पेट भर रहा है, तो उसको ध्यान देना है। एंड अभी बेली फैट को कैसे बंद करना है, जैसे मैंने कहा कि स्पॉट रिडक्शन तो पॉसिबल नहीं है। तो बेली फैट रिड्यूस करने के लिए जो हम क्रंचेस करते हैं ना, उस क्रंचेस को अवॉइड करके अगर आप प्लैंक करोगे, मतलब मोस्ट जो एफिशिएंट एक्सरसाइज है दैट इज प्लैंक। प्लैंक आप फुल हैंड प्लैंक, एल्बो प्लैंक, या फिर जो साइड प्लैंक्स रहते हैं, अगर उस पे आप ज़्यादा काम करोगे, मतलब अभी आपका स्टैमिना सपोज 10 सेकेंड का है, उसको 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट ऐसे आप लेके जा सकते हो, तो उसमें ज़्यादा फैट बर्न होता है। तो आपको उसी पे काम करना है। अभी आते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। आई नो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, जस्ट 2 to 3 मिनट्स। उसमें हम हमारा जो शेक है वो तो लेते ही है हर्बल लाइफ का, वहाँ से आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, प्रोटीन का इंटेक हो रहा है आपका। देन जो सेलुलर न्यूट्रिशन है हमारा, जिसमें सेलुलॉस आता है, मल्टीविटामिन या फिर सेल एक्टिवेटर, अगर ये 3 प्रोडक्ट हम अपने वेट लॉस की जर्नी में लेते हैं तो हमें ये बहुत हेल्प करते हैं, ताकि जो फैट एक्यूमुलेट हुआ है उसको फटाफट रिड्यूस करने के लिए आपको ये 3 प्रोडक्ट हेल्प करेंगे। तो ये आज का टॉपिक था। आज मेरा प्रेजेंटेशन रेडी नहीं था तो मैंने ऐसे ही उसको कवर किया है। आई होप आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाई।